ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब देखो, जो हमने कल कंसेप्ट किया था ना, प्रोबेबिलिटी वगैरह, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद में ए प्रियोरी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट कॉइन और जो डाई है, उन दोनों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था कि कॉइन के अंदर हेड टेल है तो क्या आ सकता है, किस तरह से है। तो अब उसके ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर आता है या 6 मार्क्स के अंदर आता है, दैट इज योर कि आप अगर किसी कॉइन को टॉस करोगे, टॉसिंग ऑफ 2, 3 एंड एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। एग्जाम के अंदर में भी आ जाए कि 2 कॉइन टॉस करोगे तो क्या होगा, 3 कॉइन टॉस करोगे तो क्या होगा, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आएगा एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। एनी नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि अगर आपने n कॉइन्स को ही थ्रो किया है, आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, ये उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कंटिन्यू स्टडी करनी है, पहले 2 कॉइन्स के लिए, फिर 3 एंड आफ्टर दैट हमने n कॉइन्स के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं और अब वो मैं दोनों कॉइन्स जो हैं वो केस सपोज कर रहा हूं कि वो दोनों अनलाइक हैं, ठीक है। अनलाइक लिखा होगा या डिस्टिंग्विशेबल लिखा होगा, मतलब कि जिनको आप दोनों को देख के पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास जो कॉइन है वो कॉपर का है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास मान के चलो वो आपके पास कॉइन जो है आयरन का कॉइन कंसीडर कर लो। आपको दोनों का पता चल जाएगा कि एक आयरन वाला है, एक आपके पास कॉपर वाला है। अब जो कॉपर वाला कॉइन है, अब ये आपको क्या दे सकता है, मान के चलो ये आपका कॉइन नंबर फर्स्ट है, आयरन जो है वो आपका कॉइन नंबर सेकंड है। तो यहां से इससे 2 वैल्यूज आ सकती हैं, एक तो हेड आ सकता है और दूसरा आपके पास टेल आ सकता है। चलो ठीक है, अब आयरन वाला जो है वो भी तो सेम देगा, उससे भी हमें हेड मिल सकता है और दूसरा हमें क्या मिल सकता है, टेल मिल सकता है। तो अब हमें पता है कि 2 कॉइन्स हैं और दोनों हैं भी अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग भी अलग अलग देंगे। ये फर्स्ट कॉइन है तो ये H1 हो गया, ये T1 हो गया, ये H2, और इसके लिए टेल क्या हो गया मेरे पास, T2 हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को, इजी है। अब जो नेक्स्ट है वो देखो, अगर H1 T1 H2 T2, ये दैट मीन्स कि 2 कॉइन आप प्लेस कर रहे हो, 2 कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो रिजल्ट कितने मिलेंगे, हम इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। पहले तो ये देख लो कि अगर हमने 1 कॉइन थ्रो किया है, इन दिस केस जो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मीन्स 2 आ गए ना। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 2। जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स आ सकते हैं वो 2 हैं। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया है, नंबर ऑफ कॉइन मेरे पास 2 हो गए, दैट मीन्स कि अब क्या आ सकता है, अब फर्स्ट पे हेड, ठीक है, और दूसरे पे हेड हो सकता है। फर्स्ट पे हेड हो सकता है, दूसरे पे टेल हो सकता है, फर्स्ट पे टेल और फिर हेड हो सकता है, और लास्ट वन दोनों पे टेल हो सकता है, ये बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि दोनों कॉइन अलग अलग हैं, तो ये H1 आ गया, ये H2 आ गया, ये आप H1 कंसीडर कर लो, ये T1 कंसीडर कर लो, जिस तरह से भी कंसीडर करना है। पर बनेंगे कितने टोटल, वो तो टोटल 4 ही बनेंगे ना। ये केस देखो कितने बने हैं, 4 केस बने हैं, चाहे H1 T1 H2 T2 कंसीडर करो, केस 4 ही बनेंगे। तो 2 कॉइन है तो 2 कॉइन का मतलब केस 4 बने हैं। 1 कॉइन के लिए केस कितने थे, 2 थे, और फॉर 2 कॉइन्स केस कितने बने, 4। तो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 आ गया। तो जस्ट हमें ये जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, अगर 1 कॉइन प्लेस हमने टॉस किया है तो उसके रिजल्ट 2 आएंगे, अगर 2 कॉइन्स हमने थ्रो किए हैं तो आपका रिजल्ट 2 रेज टू पावर 2 आएंगे, अगर आपने 3 कॉइन टॉस कर दिए तो दैट मीन्स आपके पास जो रिजल्ट आएंगे नंबर ऑफ, वो 2 रेज टू 3 हो जाएगा। अगर आपने n कॉइन टॉस कर दिए तो उस केस में आपके पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n। और ये हमेशा याद रखना, इन केस ऑफ कॉइन बात हो रही है, ना कि डाई के केस में हो रही है। डाई का केस अलग होगा, दैट इज ओनली फॉर कॉइन। क्लियर है। तो अब अगर इतना कंसेप्ट क्लियर है तो यहां से दैट मीन्स ये भी तो क्लियर है कि चाहे वो आपके पास डिस्टिंग्विशेबल है चाहे इनडिस्टिंग्विशेबल है, उन दोनों के केसेस तो मेरे पास 4 ही बनने वाले हैं। वो 4 केसेस देखो कौन कौन से हैं, यहाँ आगे इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये देखो मेरे पास ये रहे केस, ये 4 केस बनेंगी। पहले हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर भी हेड आ जाए, फर्स्ट के ऊपर टेल आ जाए और दूसरे के ऊपर हेड आ जाए, फर्स्ट के ऊपर हेड और दूसरे का टेल, और दोनों के ऊपर ही टेल आ जाए, तो दैट मीन्स टोटल कितने बने मेरे पास, दैट इज 1 2 3 एंड 4 केस हो गए, ठीक है। अब इसको लिखने का जो सिंपल मेथड है वो आप कैसे लिख सकते हो,
अगर इसको सॉल्व करना है तो आप ये भी कर सकते हो, 2 कॉइन है तो H1 प्लस T1 और दूसरी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो H2 प्लस में T2। तो जो आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जो इसके अंदर केसेस बन सकते हैं वो बनेंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, जैसे लिखा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। यहाँ से आपको टोटल नंबर जो इवेंट्स हैं, पॉसिबल इवेंट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये चीज क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2 कॉइन है उसके अंदर कितने केसेस बनेंगे, ठीक है। और जो अब अभी मैंने ये लिखा है रेड बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, ये सभी बच्चों को ध्यान में होना चाहिए कि अगर 2 कॉइन है तो उसको किस वे से आप रिप्रेजेंट करोगे, H1 प्लस T1 इंटू H2 प्लस T2। सॉल्व करके देख लो, आंसर आपके पास ये 4 वैल्यूज आएंगी। क्लियर है? तो ये आपका 2 कॉइन का केस था, जब आपके जो कॉइन थे वो क्या थे, दोनों अनलाइक थे, दैट मीन्स डिस्टिंग्विशेबल है। आप देख के कह सकते हो कि ये कॉपर का है और ये आपका आयरन का है, यहाँ दोनों अलग अलग है, एक रेड कलर का है, एक मान के चलो व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास कि अगर अब प्रोबेबिलिटी निकालने इन सभी की, ठीक है, यही हमने डिस्कशन करना है। अब देखो जो टोटल केस बने, वो टोटल केस कितने हैं, टोटल केस बने आपके पास 4। अब उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि H1 T1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर T1 H2 निकालना है तो उसकी भी 1/4 हो जाएगी, H1 T2 निकालना है दैट इज ऑल्सो 1/4, T1 T2 निकालना है वो भी 1/4, क्योंकि टोटल 4 केसेस हैं। और अगर T1 T2 है वो टोटल चारों में कितनी बार आया, ओनली 1 सिंगल टाइम आया, तो दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। तो ये देख लो, ये चारों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1/4। अब बस यहाँ पे हमने जो आपको उस दिन हमने किया था, 2 थ्योरम्स की थी, एडिशन थ्योरम और एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की थी। अब वो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है यहाँ पे, जस्ट शो ही करके देखना, जस्ट हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए है कि हमें पता चल रहा है या नहीं चल रहा है कि वो थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पे, नहीं है। अब वो देखो, अब पहले तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि PH1 और H2 अगर ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, ये तो सभी को क्लियर है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले कॉइन के केस में कितनी होगी, 1/2 होगी ना। फर्स्ट कॉइन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हाफ है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड कॉइन के ऊपर हेड देखूंगा तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो हाफ। क्लियर है? अब प्रिंसिपल ऑफ जो हमने, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की, जिसके अंदर क्या था कि जो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, P1 मल्टीप्लाई बाय P2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर आपके पास क्या आ गया, 1/4। और यहाँ से भी 1/4 आया, यहाँ से भी क्या है, 1/4। इट मीन्स जो ये वाला केस है वो आपका जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से देख लेना जो भी, और हमेशा याद रखना हर जगह पे वो कहीं पे एडिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगी, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये दोनों थ्योरम तो एप्लीकेबल होंगी कहीं ना कहीं पे, दोनों में से एक तो ऑलवेज होगी, या मल्टीप्लिकेशन वाली या एडिशन वाली होगी। क्लियर है सभी को? तो ये अच्छे ढंग से देख लेना। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना आपने, जो कंसीडर करना है कि वो जो आपका कॉइन है वो डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है। अगर डिस्टिंग्विशेबल है दैट मीन्स आप उसको देख के पहचान सकते हो कि ये कॉपर है या कौन सा है, तब आपको H1 H2 इस तरह से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, आपको नहीं पता कि ये पहला कॉइन है या दूसरा कॉइन है, उस केस में H1 और ये H2 लिखा हो ना, 1 2 नहीं लेना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। और वो आपने मैथ्स के अंदर बहुत बार कर रखा है। अब वो देखो, अगर वो मेरे पास केस इसके अंदर लग हो जाए, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 1/4 ये आएगा, ये अभी हमने किया, टोटल मल्टीप्लाई करोगे 1/4 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा आपके पास थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है, वो यहाँ पे लिखी होगी ये रही, दैट इज इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट इज एप्लीकेबल। क्लियर है? तो वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आएगा दैट इज when two coins are indistinguishable। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों coins आपके पास indistinguishable हैं, then what will you do, आपको नहीं पता कि वो फर्स्ट कॉइन है या सेकंड कॉइन है, तो क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्ट बनेंगे, मान के चलो फर्स्ट कॉइन है, उसके ऊपर भी क्या आ सकता है, सिंपली जहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा। और सेकंड जो कॉइन होगा उसके ऊपर भी क्या आ सकता है, उसके ऊपर भी जहाँ तो हेड आएगा या मे भी वहाँ पे टेल होगा। तो यहाँ पे अगर इनका कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या क्या बन सकता है, यहाँ तो पहले दोनों के ऊपर हेड आ जाए,
या पहले ऊपर टेल सेकंड के ऊपर हेड आ जाए, मे बी हेड एंड टेल एंड मे बी टेल एंड टेल। केसेस तो देख लो फिर 4 बने हैं, केस तो 4 ही बनने वाले हैं, चाहे वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाए चाहे वो डिस्टिंग्विशेबल हो जाए। ओनली इन केस ऑफ कॉइन्स की बात हो रही है, ना कि थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी, कहीं पे मर्जी एप्लीकेबल नहीं है। जस्ट कॉइन के केस में ऐसा होगा कि चाहे वो इनडिस्टिंग्विशेबल है चाहे वो डिस्टिंग्विशेबल है, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके पास सेम ही बनेंगे। ठीक है, अभी मैंने वहां पे करवाया था कि अगर 2 कॉइन होंगे तो आप कैसे लिखोगे, दोनों को ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट का रिजल्ट क्या है, हेड और टेल आ सकता है, और दूसरे का रिजल्ट क्या आ सकता है, वो भी हेड और टेल आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपने सोल्व करना है, आपको नहीं पता चल रहा कि ये कितने बनेंगे टोटल, वैसे तो आपको सभी को ये ध्यान में रखना ही है कि टोटल कितने बनेंगे। अगर सिंगल कॉइन है तो उस केस में 2 होते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हो गए तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ जो मेरे पास टोटल इवेंट बनेंगे 2⁻² बनेगा। अगर 3 कॉइन हो गए तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितने बनेंगे, 2⁻3। अब ये तो चलो ठीक है, टोटल कितने बनेंगे, बट व्हाट आर द वैल्यूज। अब वो वैल्यूज कैसे निकालोगे, वो आपने कैसे निकालनी है। अगर एक कॉइन है तो आपके पास 2 ही चीजें बन सकती हैं, या तो हेड या फिर टेल। अगर 2 कॉइन है तो आपने क्या करना है, अगर 2 कॉइन्स है तो आपने क्या करना, ये जो हेड और टेल फर्स्ट पे आ सकता है, सिमिलरली हेड और टेल किस पे आ सकता है, सेकंड पे आ सकता है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, ये वाला। क्लियर है सभी को। जैसे ये देखो h प्लस टी इंटू एच प्लस टी क्या बन गया, ये बन गया h प्लस टी का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हेड स्क्वेयर का मतलब पता क्या है, हेड स्क्वेयर का मतलब है फर्स्ट पे भी हेड आया है सेकंड पे भी हेड आया। टेल स्क्वेयर का मतलब है कि फर्स्ट पे भी टेल आया सेकंड पे भी टेल आया। और 2ht का मतलब क्या है, यहाँ पे 2ht का मतलब है कि एक पे हेड टेल आ गया और दूसरे पे भी हेड टेल आया है, पर वो ये नहीं पता कि हेड टेल पहले आ गया या टेल हेड आ गया, वो अलग बात है। लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है ना वो पता चल जाएंगे यहाँ से कि टोटल कितने बन रहे हैं। 2 ये रहे, ये 2 ये हो गए, ये थर्ड है, और ये मेरे पास क्या है, फोर्थ है। यहाँ पे ये तो आप सिंपली कर सकते हो, 3 कॉइन्स भी आप सिंपली कर सकते हो, लेकिन अगर वो 10 कॉइन्स हो गए फिर वहां पे मुश्किल हो जाएगी। क्लियर है, तो इसीलिए ये करना जरूरी है कि सिंगल कॉइन को h प्लस टी लिख लो, 2 कॉइन्स को h प्लस टी इंटू एच प्लस टी, 3 कॉइन्स को h प्लस टी इंटू एच प्लस टी इंटू एच प्लस टी। ठीक है, अब दोबारा, अब टोटल केसेस कितने हैं, 4 हैं। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड हेड जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 होगी। या किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चाहे मैं टेल हेड की निकाल लूँ चाहे मैं हेड टेल की निकालूं, सभी की प्रोबेबिलिटी दैट विल बी इक्वल, और वो कितनी होगी, 1/4 होगी। अब यहाँ पे भी आपके पास कौन सा जो इवेंट है वो एप्लीकेबल है ना, यहाँ पे वो चीजें अप्लाई हो रही है कि जो आपके पास प्रिंसिपल जो हमने किया था, सॉरी थ्योरम जो किया मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम, वो भी यहाँ पे क्या है मेरे पास एप्लीकेबल होगी। और दूसरा यहाँ पे देख लो बच्चे, इसके अंदर एक जो है वो चीज चेंज हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपके पास जो कॉइन्स हैं वो क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो मैं कह रहा हूँ एक के ऊपर हेड आया एक के ऊपर टेल आ गया, या मैं कह रहा हूँ एक के ऊपर टेल आ गया दूसरे के ऊपर हेड आ गया, बट वी डोंट नो कि विच वन इज फर्स्ट और विच वन इज सेकंड। अब ये तो नहीं पता ना, तो इट मीन्स अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक हेड आए और एक टेल आए, तो वो प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या होगी, अब टोटल तो 4 है मेरे पास, पर अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 हो गए ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इन दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि फर्स्ट कॉइन के ऊपर हेड, पहला कॉइन कौन सा है, कि जिसका हेड पहले आया वो पहला कॉइन है, नहीं, हमें नहीं पता, श्योरिटी नहीं, आपने दोनों इकट्ठे फेंके हैं तो फिर आपको नहीं पता कि वो हेड ये पहले वाला कॉइन है या सेकंड वाला कॉइन है। इट मीन 2 केस हो गए, तो 2/4 करोगे तो इसको कट करोगे तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 1/2। क्लियर है सभी को, ध्यान रखना इसके अंदर। अगर आपने हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तब तो आप श्योर हो कि दोनों के ऊपर हेड आए हैं तो वो 1/4 होगी, 4 केसेस में से एक ही केस बनेगा। अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल टेल की, देन ऑल्सो आपके पास 4 में से एक ही ऐसा केस बनेगा। बट जब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड टेल की, या आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल हेड की, इट मीन्स आपके पास केस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, टोटल कितने हैं, 4 हैं। इनको कट करोगे तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो। 1 कॉइन, ये सेकंड हमने 2 कॉइन किया है डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल का केस।
क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास टू डिस्टिंग्विशेबल वाला केस हो गया। उसके बाद में आएगा, अच्छा ये ना कहीं पर आपके न्यूमेरिकल वगैरह अगर आ गया तो वहां पे ये लिखा होता है कि वेट फाइंड करो, उस चीज का वेट क्या है। वेट का मतलब ये होता है कि वो टर्म कितने टाइम्स आ रही है। जैसे अभी हमारे पास कितने केस बने हैं, हेड हेड, हेड टेल, उसके बाद में टेल हेड, और एक बना है टेल टेल। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हेड हेड का वेट कितना है, तो हेड हेड ओनली वन टाइम आई है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेल टेल का वेट कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 1। लेकिन अगर वो हेड टेल का वेट पूछ ले तो इसके दो हैं, हेड टेल और ये टेल हेड, दोनों है तो हेड टेल ही है ना, एक पे हेड है एक पे टेल है। तो इसका मतलब इसका वेट कितना होगा, ये देखो इसका वेट कितना लिखा हुआ है, 2 होगा। तो वेटेज इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम दैट इवेंट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज योर वेट होगा उस टोटल पर्टिकुलर इवेंट का। ठीक है, इसको भी देख लेना अच्छे ढंग से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास आएगा 3 कॉइन्स के लिए। अब टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, फिर यहाँ पे वही सेम केस है कि अगर तीनों आपके पास लाइक है, सेम है या अनलाइक है। ठीक है, फर्स्ट केस आपने क्या कंसीडर करना है, अनलाइक। अनलाइक का मतलब है आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आपको पता है कि ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो अब टोटल केस कितने बनेंगे, अभी हमने किया था अगर 1 हो तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे, H1 T1। पर अब कितने हो गए, अब ये सेकंड कॉइन भी यहाँ पे आएगा H2 प्लस में T2। उसके बाद में थर्ड कॉइन भी आएगा, वो क्या आएगा, दैट इज H3 प्लस में T3। तो इसको सोल्व कर लेना, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, क्योंकि 3 कॉइन है। अभी मैंने करवाया है, इन केस ऑफ 3 कॉइन्स आपके पास 2 क्या बनेगा, 3। तो टोटल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ जो इसमें इवेंट बनेंगे वो आपके पास 8 बनेंगे, और किसके इक्वल होंगे, H1 प्लस T1 इंटू H2 प्लस T2 इंटू H3 प्लस T3। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तब आपने ये सारी वैल्यूज निकाल के आनी है, जो ये वाली अब मैं रेड कलर के अंदर लिख रहा हूँ, ये टोटल कितनी आएंगी, ये वाली वैल्यू। क्लियर है सबको, 8 वैल्यूज आएंगी, और काउंट भी कर लेना कि टोटल मेरे पास वैल्यूज कितनी आएंगी, 8 आएंगी। अब 8 से ज्यादा आगे पीछे ना हो जाए। अब नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों के ऊपर हेड कब आएगा, तो टोटल इवेंट 8 है मेरे पास, टोटल 8 है, और ये तो सिर्फ एक सिंगल टाइम ही आया। ठीक है, इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी 1/8 ही होगी। ये चीज क्लियर है सभी को, क्योंकि सारे आपके पास डिस्टिंग्विशेबल हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि 2 हेड और 1 टेल कितनी बार आया। जैसे ये देखो, यहाँ पे 2 हेड है और 1 टेल है, ठीक है चलो, यहाँ पे भी 2 हेड है और 1 टेल है, इस केस में भी 2 हेड है और 1 टेल है ना। इन सभी केसेस के अंदर 2 हेड और 1 टेल है। दैट मीन्स टोटल मेरे पास केसेस कितने आ गए, ये वाले टोटल केस बन रहे हैं 3। अब इस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी, नहीं। 2 हेड और टेल कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है, सेकंड है या थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। क्लियर है, तो इसको ध्यान से देख लेना कि वो आपके पास डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपने इस चीज को सॉल्व करना है। क्लियर है, तो ये आपके पास टोटल 8 केसेस बनेंगे, लेकिन ये है कौन सा है, दैट इज योर अनलाइक केसेस वाला है, दैट इज डिस्टिंग्विशेबल केस है। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना। क्लियर है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है मेरे पास, हाँ जसमीत बच्चे आपका कैमरा ऑन है, बच्चे ऑफ कर लो इसको। अब इसके अंदर मेरे पास है, अगर मेरे पास 3 कॉइन्स हैं और वो हैं क्या, दीज आर इनडिस्टिंग्विशेबल है। अब इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब क्या है, तीनों सेम है। जैसे हेड 1, दूसरे का हेड 2 और थर्ड वन का हेड 3, उन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। सिमिलरली T1 T2 T3 उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, T हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पहला हेड है या दूसरा है या तीसरा है, कौन सा कॉइन है। ठीक है, तो अब इसको भी निकालने के लिए कैसे लिखोगे, H प्लस टी, H प्लस टी, H प्लस टी, और ये क्या आ गया, H प्लस टी का क्यूब। अब इसको भी सोल्व करोगे, टोटल केसेस कितने बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे, पर अब इनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, बस यहाँ पे चेंज होगा क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी देख लो, अगर तो दोनों पे, तीनों पे हेड आया है या तीनों पे टेल आया है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। टोटल 8 केसेस बनेंगे। अब वो 8 केसेस चलो देख ही लो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पे हेड है और हेड है। फिर ये हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड हो, लेकिन थर्ड पे क्या हो, टेल हो। एक हेड आ गया, फिर ये टेल सेकंड में कर दो, उसके बाद में हेड बाहर कर दो, टेल फर्स्ट पे कर दो, और 2 हेड जो है वो आउटसाइड कर दो। अब फिर ये हो सकता है मेरे पास कि 3 टेल बन सकते हैं।
और ये भी हो सकता है कि 2 टेल हो और एक मेरे पास क्या हो, हेड हो। एक फर्स्ट पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, हेड फर्स्ट आ जाए और दोनों लास्ट में टेल हो जाए। अब इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। टोटल केस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल मेरे पास कितने केसेस आ रहे हैं, 8 केसेस आ रहे हैं। और ये क्लियर होगा, ठीक है। बट अब इसमें से देखो, अगर तो वो कहे हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तीनों पे हेड है तो 1/8 है। अगर वो कहे टेल टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो तो तीनों टोटल क्या है मेरे पास, 1/8 है। बट अगर वो ये कह रहा है कि 2 हेड और 1 टेल आ रहा है, 2 हेड है और 1 टेल है। अब 2 हेड और 1 टेल वाले केस गिन के देखो, काउंट करो। एक तो ये रहा फर्स्ट वन, यहाँ पे भी 2 हेड और 1 टेल है, यहाँ पे भी 2 हेड और 1 टेल है। तो कुल मिला के आपके पास प्रोबेबिलिटी फिर क्या आएगी, दैट इज 3/8। और सिमिलरली दूसरा जो केस आएगा आपके पास 2 टेल और 1 हेड, वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, 3/8। ठीक है ना। तो इसको अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर लेना कि जब डिस्टिंग्विशेबल हो और इनडिस्टिंग्विशेबल हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी वाले जो केसेस होंगे ना, वहां पे चेंज आएगा। लेकिन जो सेम होंगे कि सभी पे हेड है या सभी पे टेल है, वो नहीं कभी चेंज होता। वो टोटल है जो, वो सेम एज इट इज आएगा। क्लियर है। और अगर इसको देखना है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसके अंदर ऑब्जर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 केसेस हो गए ना, तो यहाँ पे अलग अलग ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज रहने देना कि ये प्रोबेबिलिटी उसको कैसे फॉलो कर रहा है, जो आपका मल्टीप्लिकेशन लॉ है उसको कैसे फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे जो उसको एक्सप्लेन करने का वे होता है ना, वो आपका वे क्या है, वो ये वे होता है कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, मान के चलो हेड हेड और टेल की, सिंपल केस होता तो आप प्रोबेबिलिटी बोलते कि 1/8 होगी। पर अब ऐसे केस बन कितने रहे हैं, 3 केस बन रहे हैं ना ऐसे, अभी हमने किया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, 3 × 1/8। ये मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है, सॉरी थ्योरम ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है, वो यहाँ पे क्या है, यूज हो रही है। वो देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा, ये रहा, इन दिस केस ओबे द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस उसको आप इस वे से रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 3 कॉइन हो गए, पर आप इस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 1 की प्रोबेबिलिटी 1/8 होती है, और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि 3 केसेस हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये केस कौन सा हो गया, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो। 2 कॉइन्स वाले हो चुके हैं, ठीक है, 3 कॉइन्स वाले भी हो गए, चाहे वो डिस्टिंग्विशेबल है चाहे वो आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल है। केसेस आपके पास टोटल 8 ही बनेंगे, बस आपके पास चेंज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इस चीज की चेंज होगी। और ये 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, अच्छे ढंग से इसको देख लो। अगर किसी को हाँ भी क्लियर है आई थिंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन यहाँ से अराइज होगा वो है, यहाँ से शुरू होता है, और जो एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा वो जनरली यहीं से स्टार्ट होगा। यहीं से पूछा जाएगा कि टॉसिंग ऑफ n कॉइन्स का एक्सप्रेशन फाइंड करो, और उसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और मिनिमम प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ से 8 मार्क्स का शुरू होगा। पहले तो आपका बेसिक था कि 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, उस केस में आप किस तरह से उस चीज को चेक करोगे। ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या चीज है। अब अगर n कॉइन्स होंगे तो H1 + T1, H2 + T2, H3 + T3 कहां तक जाएगा, Hn + Tn। बट हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स का केस यहाँ पे नहीं निकाल रहे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वी ओनली फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सिमिलर कॉइन्स। ठीक है ना, जो आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि एक्चुअली ऐसे ही होता है ना। अगर आपके पास कोई 1 रुपीज का सिक्का है, कॉइन है, उसको आपके पास 2-3 पड़े हैं तो लगभग सेम ही होते हैं। अगर वो ईयर वगैरह सारा कुछ सेम है तो आप नहीं पहचान सकते कि ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, कौन सा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वही कंसीडर कर रहे हैं, कॉइन्स आर सिमिलर। तो सारे हेड मेरे पास क्या हो जाएंगे, एच हो जाएंगे, सारे टोटल टेल्स उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। अगर ऐसा केस हो गया तो फिर आप क्या करोगे, एच प्लस टी का पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। ये मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब हमने ओनली 1 कॉइन किया था, तब वहां पे उसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आए थे वो एच प्लस टी लिखा था। लेकिन जब हमने 2 कॉइन्स किए थे तब हमने क्या लिखा था कि एच प्लस टी आएगा। यहाँ आ सकता है आपके पास दूसरा जो है मेरे पास, उसके ऊपर भी एच प्लस टी आ सकता है।
वहां पे भी आ सकता है, दैट इज h प्लस टी। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको यही लिखोगे ना, दैट इज h प्लस टी का मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही केस हो जाए कि आपके पास 3 कॉइन्स हो जाएं, अगर कॉइन 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस टी का क्या हो जाएगा क्यूब, जो अभी हमने किया था। तो सिमिलरली अगर n कॉइन्स हो जाएंगे, इन केस ऑफ n कॉइन्स, तो आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम क्या आएंगे, h प्लस टी रेज टू n। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब इससे नेक्स्ट जो है आपने बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है वो यूज करना है। किसके ऊपर, हमने निकाल लिया टोटल आपके पास आउटकम कितने आएंगे, h प्लस टी रेज टू n आया, होल रेज टू n है। तो अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल, बस जिस बच्चे को बाइनोमियल एप्लीकेबल आता है अप्लाई करना, तो उसको आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके अंदर जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो देखो, h प्लस टी रेज टू n है, वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये जो मेरे पास है ना, अगर आपके पास कोई बाइनोमियल आपने फाइंड वगैरह करना है तो हमेशा क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है और ऊपर जो पावर है उसको आपने ऐसे ही निकाल देना है। ये क्या आ गया, h रेज टू n आ गया। क्लियर है? यहाँ पे जो फर्स्ट था ये उसकी पावर आपने n लिखनी है। फिर साइन प्लस का आएगा, साइन प्लस का आएगा, उसके बाद में जो पावर होती है उसको आगे ले आओ, पावर आगे आ जाएगी। और n जो h की हमने पहले पावर की है उसमें से एक माइनस कर देना होता है। ठीक है? जहां अगर मैं सिंपल इसको लिखूं ना, जैसे मान के चलो मैं लिख रहा हूं a प्लस बी, इसकी पावर अगर n है तो इसको कैसे लिखोगे, a की पावर पहले n आएगी, प्लस में जो n है वो आगे आ जाएगा, a की पावर अगर एक माइनस कर दो, n माइनस 1 कर दो, और b की पावर कितनी कर देनी है, 1 कर देनी है। b की पावर 1 से स्टार्ट होगी और a की पावर n से स्टार्ट होगी, बस ये ध्यान रखना। ये देख लो यहाँ पे a की पावर n से शुरू हुई है और b की पावर 1 से शुरू हुई है। सिमिलरली यहाँ पे h की पावर n से शुरू हुई है और आपके पास t की पावर 1 से शुरू हुई है। यहाँ पे पहले t की पावर क्या थी, 0 थी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करोगे, प्लस में n हमने पहले लिख लिया, फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में a की पावर पहले आ गया n माइनस 1, अब a की पावर आएगी n माइनस 2 आ जाएगी, और b की पावर पहले 1 आ गई है, अब b की पावर 2 आ जाएगी। बस a की पावर को डिक्रीज करते जाओ और b की पावर को इंक्रीज करते जाओ, वो आपके पास हो जाएगा, दैट इज योर बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है? हो जाएगा सभी का, इसको कर लेना अच्छे ढंग से। ठीक है? और दूसरा बच्चे, अगर आपको ये 2-3 स्टेप करने आ रहे हैं और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, इसको छोड़ सकते हो, बस लास्ट में ये टीयां लिख देना। लास्ट वाली जो टर्म बनेगी उसके अंदर h की पावर 0 हो जाएगी और t की पावर n हो जाएगी, बस इसको आप छोड़ सकते हो, नो मैटर। ये आपका कोई ज्यादा क्वेश्चन चेंज कर, आंसर चेंज करने नहीं वाला ना, आपके पास मार्क्स इसके अंदर कटेंगे इसके लिए। तो ये नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली 3 टर्म्स और ये लास्ट वाली टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे जरूर राइट करनी है। ठीक है? अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सेम है, एच एन आ गया। अब ये जो n है ये वैल्यू मेरे पास क्या है, बस ये इस चीज को समझ लो। n को मैंने nc1 लिख दिया। अब nc आपको सोल्व करना आता होगा, ncr को कैसे सोल्व करते होते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, इसी वे से सोल्व करते हो ना इसको। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये देखो, अगर आप nc1 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आंसर क्या आ गया, ये आ गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, n फैक्टोरियल को n लिख लो, उसके बाद में उसको लिख लो n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस में होता है ना n फैक्टोरियल। सोल्व कैसे करते हैं ये तो क्लियर ही होगा। अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको कैसे सोल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल है तो आपके पास जो आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अप टू 1 पे जाके एंड कर दोगे। तो यहाँ पे हमने n माइनस 1 पे एंड कर दिया, और डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी पड़ा है, इसको कट करोगे आंसर क्या आने वाला है, n आने वाला है। दैट मीन्स आप n को nc1 लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद राइटिंग, अगर हम इसको लिख रहे हैं तो। ठीक है ना? अगर आप ये लिख रहे हो दैट मीन्स वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेना, n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, वो आपके पास क्या आएगा, nc2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे nc n माइनस r आ जाएगा,
एच रेज टू पावर आर टी रेज टू एन माइनस आर, और ये एन सी एन टी एन हो जाएगा। ठीक है, एन सी एन का मतलब क्या होता है, एन सी एन, एन सी एन है तो इसका मतलब क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल, एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया, एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, ये वन ही होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वन है, तो वन को आप एन सी एन राइट कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये भी पॉइंट हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम तो ओवरऑल अगर सोल्व करोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को अच्छे ढंग से देख लो, यहाँ पे बस ये समझ आ गया तो ये है। अब ये कैसे आई है मैं ये करवा सकता हूं, ठीक है, अब उसके कंपैरिजन में आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 0 से n है, चलो आर की वैल्यू मेरे पास 0 से n है, तो पहले हम वैल्यू आप मान के चलो यहाँ पे लिखनी है वैल्यू इसके अंदर, दोबारा देखो इसके अंदर वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आर की वैल्यू 0, तो ये आ गया एन सी 0, ठीक है। एच रेज टू क्या आएगा, आर की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये आ गया एन माइनस 0, और साथ में क्या आ गया, टी रेज टू आर आ गया, फिर प्लस में आएगा, समेशन है तो प्लस में लिखते हैं। अब आर की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आ गया एन सी 1, आर की जगह 1 पुट कर दो, बाकी इक्वेशन सेम रखनी है, एच एन माइनस 1 और टी आर, आर की वैल्यू 1 पुट की है तो टी 1। अब बस दो ही टर्म में सोल्व कर लो, एन सी नॉट जो होगा वो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से एच एन आ जाएगा मेरे पास, और टी रेज टू पावर 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे बचे, आर की वैल्यू 0 ले रखी है, तो टी रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, एन सी 1 है, एन सी 1 रहने दो, इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे क्या आ गया, एच एन माइनस 1, और ये क्या आ गया, टी 1। अब ये दो टर्म्स आई हैं, और ये भी तो यहाँ पे दो टर्म्स वही है ना, आगे निकालोगे सेम ही आएगा, तो इट मीन्स आप इस चीज को ये लिख सकते हो। अब ये थोड़ा सा आपको क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको सोल्व करके देखोगे तो आंसर आपका सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। तो बस इससे आगे ये चीज क्या करनी है, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन ये एक्चुअली है यही चीज है, आप उसको सोल्व करके देखोगे तो आएगा आंसर आपका सेम। क्लियर है, तो इट मीन्स अगर आप n कॉइन सोल्व करोगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास पॉसिबल इवेंट्स आएंगे, वो इस फॉर्मूले से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई और फॉर्मूला नहीं है रिप्रेजेंट करने का, जैसे हमने पहले किया था 1 कॉइन है, उस केस को आप सिंपली रिप्रेजेंट कर लेते हो कि h प्लस टी होगा। चलो ठीक है, अगर मेरे पास 2 कॉइन्स हैं तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज h प्लस में t, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो n के लिए वैल्यू कैसे निकालोगे, n के लिए वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन है, और ये इंपॉर्टेंट है, आगे नंबर ऑफ टॉपिक्स के अंदर यूज होगा, न्यूमेरिकल भी आएगा इस प्रॉब्लम के ऊपर, तो वहां पे भी ये वैल्यू यूज होगी। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। अब दूसरा क्या है, दूसरा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे लिखने का वे चेंज है। जैसे ये लाइन लिखी हुई है आपकी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन समेशन एन सी आर, इसको छोड़ दो कि ये 1 + 1 इक्वल n कैसे आया, पर ये तो मैं करवा चुका हूँ ना, 2n कैसे आएगा। अगर 1 कॉइन है, अगर उसको आपने थ्रो किया है तो 2 वैल्यूज आती हैं, अगर आपने 2 कॉइन टॉस कर रखे हैं तो उसकी वैल्यूज आपके पास क्या आती हैं, 2 रेज टू पावर 2 आती हैं, 4 आती हैं। अब सिमिलरली अगर आपने n कॉइन टॉस कर दिए तो n कॉइन्स के लिए नंबर टोटल कितने आएंगे, 2 रेज टू फिर n ही आएगा ना, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज 2 रेज टू n। क्लियर है, यहां तक एक बार कर लेना, इससे आगे जो नेक्स्ट है वो फिर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में लगभग नियरली पॉसिबल ही है कि ये आएगा। ठीक है ना, शॉर्ट ही है कि ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना। क्लियर, बाकी फिर जो बचा है इसका जो पेंडिंग पार्ट है वो फिर हम नेक्स्ट कर लेंगे, और इसको कर लेना बच्चे एक बार। ठीक है बच्चे, थैंक यू।